हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछला क्लास में हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद आया था, इसीलिए उसको जीरोथ लॉ लिखे थे। जीरोथ लॉ टेम्परेचर को कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। टेम्परेचर को जीरोथ लॉ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है। और फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें वही एनर्जी कैन नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ओनली कैन कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें था एग्जाम्पल से समझे थे। उसमें ये था कि तीन बॉडी लिए थे ए बी सी। उसमें ये एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट किए थे। एडियाबेटिक बाउंड्री वॉल यानी हीट ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होगा, और ये डाइथर्मल वॉल से सेपरेट किए थे, जिससे कि हीट एक्सचेंज हो सकता है। और तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पर इनिशियली था। जब हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ तो सी और ए में हीट ट्रांसफर हुआ, और ये दोनों सेम टेम्परेचर यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पर रीच हुआ। सिमिलरली बी के साथ भी हुआ। सिंस ए बी पहले थर्मल इक्विलिब्रियम में सेम टेम्परेचर पर नहीं था और यह ट्रांसफर एक दूसरे में नहीं हो रहा था, यह सी से थर्मल इक्विलिब्रियम रीच किया और सी बी से थर्मल। इससे हम पता चला ये अब जब फिर रिप्लेस करके सी को यहाँ डाइथर्मल वार लगाएं तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी रीच हो चुका था, यानी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच हो चुका था। ये जीरोथ लॉ यानी दो बॉडी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, किंतु किसी तीसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम है, जैसे यहाँ सी है, तो वो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में एक ड्राइव फॉर्मूला आया था, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। ये एनर्जी हीट एनर्जी है, ये इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी होता क्यों है? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ये वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाइब्रेशन का कारण होता है, जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। बाकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस सब कारण होता है। और पी डी वी ये प्रेशर है, और ये चेंज इन वॉल्यूम है। यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे चेंज कोई वॉल्यूम होता है, जैसे पिस्टन का केस लिए थे, यदि कोई प्रेशर को इधर को हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड होगा, यानी हीट क्यू ये है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हीट दे रहे हैं यानी पॉजिटिव एक्सपेंड होगा यानी वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम यानी बढ़ेगा, और ये डी हो जाएगा। पी डी ये वर्क हो जाएगा, यानी क्यू दिए वर्क हुआ। बट ये देखते हैं, जब एग्जाम्पल स्वरूप देखते हैं कि जितना हीट दे रहे हैं उतना टोटली वर्क के बराबर नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट है जो कम हो रहा है। यानी एक तरह से यदि एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं 10 जूल हीट यदि हम दे रहे हैं तो देख रहे हैं 7 जूल ही वर्क के फॉर्म में आ रहा है। 3 एक्स्ट्रा जो नहीं आ रहा है वही इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, यही इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और एनर्जी कंजर्वेशन 10 लेफ्ट साइड और 10 राइट साइड में भी हो जाता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। फर्दर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 ग्राम 1 ग्राम वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में से 1 ग्राम वेपर फेज में चेंज हो रहा है। लेटेंट हीट वेपराइजेशन का वैल्यू पिछले क्लास में भी हम इस चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेटेंट वेपराइजेशन 1 ग्राम के लिए होता है 22565 जूल, और 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब ये वाटर फॉर्म में है। और यही 1 ग्राम वाटर जब वेपर के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में, तो इसका वॉल्यूम होता है
1671 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि गैसेस फॉर्म में गैस तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, ज़्यादा एक्सपेंड होता है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होता है। ये दोनों वैल्यू जो होता है गैस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन 1 atm इन 1 बार। तो वर्क यदि जब वाटर से गैस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1671 हो रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, और प्रेशर कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही वर्क होता है। तो ये कैलकुलेट करने पे यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आता हो 3 इंटू 10⁵ और 10⁵ कहीं बार करते हैं इतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, और 170 लगभग सेंटीमीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम हो गया। इसी को यदि मीटर क्यूब कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻⁶ से करके मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आता है 169.25 जूल के लगभग, यानी इतना यहाँ पे लेटेंट हीट है और ये एनर्जी में इतना टोटल वर्क डन करने में इतना कंज्यूम हो जा रहा है, यानी डेल्टा यू जो हो रहा है 2256 जूल माइनस 169.25 जूल 20865, यानी हम देख रहे हैं कि हीट देने पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हो गया, ना कि वर्क करने में। मैक्सिमम एनर्जी इंटरनल, ये किस पर डिपेंड करेगा कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और कितना वर्क होगा। कभी कभी ऐसा भी वर्क जीरो हो जाएगा, जब वर्क जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डेल यू, और कभी इंटरनल एनर्जी यदि जीरो हो रहा है चेंज तो डेल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। दोनों केस को आगे पढ़ेंगे वैसे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है हीट कैपेसिटी। वैसे तो हीट कैपेसिटी पिछले चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके डिटेल में, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जिसको देने से सब्सटेंस को यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज होता है। अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature by unit degree, यानी यदि डिनोट करते हैं एच से, यानी डेल्टा क्यू हीट और टेम्परेचर यूनिट चेंज करने के लिए जो हीट कंज्यूम होता है, यानी कोई सब्सटेंस है, इसका अमाउंट डिपेंड करता है कोई भी सब्सटेंस कितना भी 10 kg 20 kg कितना भी, वो कितना हीट कंज्यूम लेगा, ताकि इसमें यदि 23 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर। इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। यदि इसी को ये फुल मास के लिए है, यदि कोई भी चीज़ को हम यूनिट मास में कन्वर्ट करते हैं तो स्टडी करने में अच्छा होता है, क्योंकि यूनिट मास में है, यदि कितना भी मास हो उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास का आ जाएगा। इसीलिए किसी का स्पेसिफिक निकालते हैं, स्पेसिफिक यानी पर यूनिट मास। यदि पर यूनिट मास में रहेगा, यदि और क्वेश्चन आ रहेगा 25 kg, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट को तो टोटल हीट आ जाएगा, हीट कैपेसिटी उसका आ जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं एस से, और ये होता है पर यूनिट मास नहीं, जितना एच दे रहे हैं उसको यदि मास से डिवाइड करते हैं ये स्पेसिफिक होता है पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के लिए कितना हीट चाहिए एक यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इसी को होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कहते हैं हीट कैपेसिटी को डिवाइड जब करते हैं मास से, यानी अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास। अब यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर पास सब्सटेंस था, यहाँ पे यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री यूनिट टेम्परेचर। एच इक्वल टू क्या था क्यू बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मास है, ये पर यूनिट मास हो गया। इसका यूनिट जो होता है हीट का जूल होगा, मास नीचे में यानी केजी, और टेम्परेचर भी यानी केल्विन, यानी जूल पर केजी पर केल्विन यूनिट होता है। ये डेफिनेशन लिखना चाहें तो अमाउंट
of heat that is required to change the temperature of unit substance by unit temperature और डिग्री। यूनिट यानी 1, यहाँ पे भी यूनिट सब्सटेंस और यूनिट टेम्परेचर, यानी 1 केजी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट को यदि मल्टीप्लाई करते हैं मास से वो हो जाएगा हीट कैपेसिटी, यानी एस इंटू मास इक्वल टू हीट कैपेसिटी। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे पर यूनिट मास था, यहाँ पर यूनिट मोल ले लेते हैं, ये आ जाता है, इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी अब यहाँ पे यूनिट मास था, यहाँ पर यूनिट मोल, the amount of heat that is required to change the temperature of unit mole by unit temperature। यानी हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सी से, पर यूनिट मोल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यानी डेल्टा क्यू मोल बाई चेंज इन टेम्परेचर। इसका यूनिट यहाँ से ऑलरेडी हम इजी वे में निकाल सकते हैं। यूनिट हो रहा है, ऊपर हीट है यानी ये जूल में हुआ, ये जूल जूल मोल है यानी पर यूनिट मोल, जो नीचे में, और पर केल्विन ये यूनिट हो गया। यदि सॉलिड के लिए बात किया जाए, सॉलिड के लिए तो इंटरनल एनर्जी यूज होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कंपेरिजन में पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम होता है, तो इसको एज्यूम कर सकते हैं 0। और काइनेटिक एनर्जी में मेनली वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, बाकी सब काफ़ी कम कम होता है, इसीलिए मेनली इंटरनल एनर्जी में वाइब्रेशनल एनर्जी को ही स्टडी करते हैं। लेट कोई एटम है वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हुआ, जो एक कोई एटम है और वो वाइब्रेट करके वाइब्रेट कर रहा है, यानी इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन हुआ। कोई भी वाइब्रेशन कब होता है कि मीन पोजीशन से, जब उसका पोजीशन कहीं जाता है प्रॉपर अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, और उतना फिर वापस आता है, फिर अपोजिट साइड में उतना ही जाता है वाइब्रेशन। यदि एक एक 1D में इसको कंसीडर करते हैं तो एवरेज एनर्जी जो होता है एनर्जी होता है 1/2 KB इंटू टी, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी इंटरनल एनर्जी भी जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। यानी इंटरनल एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, केबीटी, यानी ये यदि हम सोचना चाहिए ये आया कहाँ से, इको पार्टीशन एनर्जी थ्योरम होता है,
जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े। थ्योरम होता है इक्विपार्टीशन एनर्जी। आते हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन। वैसे इसको जानने की जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कहता है एट थर्मल इक्विलिब्रियम of any system, energy is equally distributed among its various degrees of freedom. That is, in each degree जो फ्रीडम होगा, each degree of freedom पर मोल एनर्जी जो होगा वो होगा 1/2 kBT। ये हुआ बोल्टन कांस्टेंट। और ये टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में है। यदि 1D है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से जान रहे होंगे, यदि 1D है यानी इसमें आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, यानी ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। सिमिलरली यदि 3D कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर 2 अंदर और बाहर भी होगा और एक ऊपर और नीचे भी होगा। टोटल 3D में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6, यानी फॉर 3D के लिए एवरेज एनर्जी कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2 kBT, यानी 3 kBT। यदि इसी में 1 मोल ले लें, इसी में एज्यूम करें 1 मोल के सब्सटेंस के लिए सॉलिड 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, एटम होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी इसको n एक जोड़ करते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी 1 मोल में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 3 kBT इंटू Na। और kB और Na को साथ यदि करते हैं 3T, इसी को R कहते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो होता है वही R हुआ, यानी एनर्जी जो एवरेज एनर्जी किसी सॉलिड के लिए 1 मोल के लिए ये 3RT है। यहाँ पे यदि टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, 3 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, हमेशा 3 का वैल्यू 3 होगा ना। इसी तरह R भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर बस डिपेंड कर रहा है। यदि टेम्परेचर को यदि फिक्स कर दिया जाए तो एवरेज एनर्जी सॉलिड के लिए 1 मोल के लिए फिक्स होता है, जिसका वैल्यू होता है 3RT, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यदि कोई सॉलिड के लिए केस लिया जाए तो सॉलिड में प्रेशर चेंज करने पर उसका शेप एंड साइज तो चेंज नहीं होता, वहाँ पर जो वर्क होता है, वर्क यदि किया जाए सॉलिड के केस में, पी तो कॉन्स्टेंट है, डी भी 0 है, क्योंकि किसी बॉडी को प्रेशर करने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उस वॉल्यूम टूट जाए अलग बात है, बट वॉल्यूम तो वही उतना ही रहता है टूटने के बाद भी, तो वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट आता है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये 0 है, यानी पी इंटू 0 इक्वल टू 0 वर्क हो रहा है। यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया जाए तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, ये अमाउंट 0 हो गया, यानी इस केस में क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हुआ, और डेल्टा क्यू यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है रहा ऊपर हम देख चुके हैं, यानी सीधे मोलर स्पेसिफिक हीट यदि देखा जाए तो कितना एनर्जी हो रहा था, टोटल एनर्जी 3
आर टी क्यू हो रहा था, इसको यदि टी से डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम टेम्परेचर, तो टी टी कैंसिल यानी 3R, यानी मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड का वैल्यू हमेशा 3R रहता है। आर का वैल्यू 8.314 लगभग होता है, ये 3 है, मल्टीप्लाई 24 पॉइंट समथिंग को ऐसे कुछ होगा। इसी के आसपास सभी सॉलिड का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो सॉलिड के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कि 24-25 के आसपास होता है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है कार्बन का, एक्सेप्ट कार्बन एटम। एक मोल के लिए सॉलिड का स्पेसिफिक मोलर है, तो 1 मोल के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड के केस में 24-25 के आसपास होता है फिक्स। तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि ऑलरेडी हम जान रहे हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसका ग्राफ बनाए ना, और इस साइड स्पेसिफिक हीट दे दें वो एक्सिस में, और इधर टेम्परेचर हो, तो इसका वैल्यू जो होता है 1 ग्राम के लिए ये चेंज होता है। यहाँ कहीं पर 1 होगा, और ये वैल्यू 1 से थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर के बीच में टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता, काफ़ी चेंज होता है बट चेंज होता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है 1 कैलोरी का। कैलोरी एनर्जी का ही एक यूनिट है, तो पहले इसको डिफाइन किया जाता था 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को कैलोरी बोला जाता था, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता ही रहता है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड बदले में यूनिट टेम्परेचर अब लिखने लगे, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होके जनरली ये जो वैल्यू होता है 1 का, वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वहाँ पर 1 कैलोरी होता है। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक कॉन्सेप्ट आता है, अब ज़रूरत होता नहीं है बट टर्म एक बस जान लो, मैकेनिकल इक्विवेलेंस। ये जे से डिनोट करते थे वर्क बाय क्यू, यानी अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू जनरेट क्यू हीट, यानी अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 कैलोरी ऑफ हीट, उसी को होते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू generate 1 कैलोरी ऑफ हीट। यूनिट कन्वर्सन में 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल यूज करते हैं, और डायरेक्टली 4.2 अप्रॉक्सीमेट भी ले लेते हैं, एक कभी हो जाता है, इसलिए इसको याद रखो, यानी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ऊपर जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड, अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस के लिए। मोलर स्पेसिफिक हीट
इसको जोड़ करते हैं सी से। ये जैसा कि फिक्स नहीं बोले थे, ये डिपेंड करता है। ये इस केस में दो टाइप से, यदि पी कॉन्स्टेंट सी पी कहते हैं, और यदि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट पे हिट कर रहे हैं तो कहते हैं सी वी। ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और ये एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया जाता है, तो कहते हैं, जो स्पेसिफिक हीट होता है तो कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आइडियल गैस के फॉर्म में Cp जो होता है माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसका यूज होता भी है, और ऐसे भी ये फार्मूला डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मेयर्स लॉ। ये हमेशा आइडियल गैस के इक्वेशन के लिए होता है, गैस में ही ये वैलिड होता है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भी है यानी वॉल्यूम, पी है यानी प्रेशर। यानी हीट यदि किया जा रहा है कोई सब्सटेंस को, कोई गैस है पिस्टन सिलेंडर में, यदि इसको हीट किया जा रहा है और इसको, ये जो पिस्टन है इसको मूवेबल छोड़ दिया गया है, इसको रोका नहीं किया है। जब हीट होगा तो एक्सपेंड होगा, और ये भी क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये ऊपर जाने लगेगा। यानी प्रेशर हमेशा जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हर एक मूवमेंट के लिए देखे तो। यानी प्रेशर हमेशा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा है, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जो हीट कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं। सिमिलरली यदि कोई पिस्टन है, इसको हम फिक्स करके रोक देंगे, पिस्टन को इधर से भी रोक देंगे, उसके बाद यहाँ पर हीट करेंगे। यहाँ पर भी हीट करने पे एक्सपेंड होना चाहेगा, बट एक्सपेंड होगा नहीं, यानी यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। और प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा धीरे धीरे, ये वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा तो प्रेशर ये क्रिएट करेगा, धीरे धीरे इस प्रेशर बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो सी होगा इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पर पी कांस्टेंट है। डी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लें, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। यदि हीट कांस्टेंट प्रेशर पे है, पहला कैसे लेते हैं, हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं केस, एंड यहाँ पे सीपी आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी सी डेल्टा क्यू बाई टी होता है। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है सी वी हो जाएगा, और हीट डेल्टा क्यू बाई टी कांस्टेंट। ये जो ब्रैकेट लगा के नीचे लिखते हैं सफिक्स में, ये डिनोट करता है कि क्या कांस्टेंट है। यहाँ पर जब हीट कर रहे हैं तो इसको वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके हीट कर रहे हैं। जैसे वो केस बताया था, यदि कोई पिस्टन सिलेंडर है तो यहाँ पर पिस्टन को फिक्स कर दिया गया, इसको मूव होने नहीं दिया जा रहा है, तो इधर कितना प्रेशर लगेगा तो इस बाहर नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी इसको लिख सकते हैं
क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क क्या हुआ, वर्क होता है पी डीवी, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए 0 हुआ, यानी वर्क भी 0 हो गया। यानी Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डी वी। जब ये 0 है यानी डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U होगा, यानी लिख सकते हैं इक्वल टू डेल्टा U बाई टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और दूसरा कैसे लेते हैं, Cp के लिए, यानी हीट इज एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे Cv हो जाएगा। हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा Q बाई टी, यानी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट यानी V हो जाएगा, Cp हो जाएगा, और डेल्टा Q इक्वल टू होता है फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U प्लस पी डी वी, और नीचे चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। यानी इसको प्लस वाले पार्ट को अलग अलग करें तो हो जाएगा Cp इक्वल टू डेल्टा U टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस P कांस्टेंट है क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, dV बाय dt कांस्टेंट प्रेशर। अब इससे आइडियल क्लासिफिकेशन होता है P इक्वल टू nRT, पी वी इक्वल टू मोल आर टी। इसको यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि नहीं अभी जानना है, तो ये हो जाता है, बस समझने के बता रहे हैं, एक को पहले को ऐसे रखते हैं, दूसरे को डिवाइड करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले को डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी पी को यदि कांस्टेंट रखते हैं और वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी प्लस वॉल्यूम को यदि कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और इस साइड में तो ये दोनों कांस्टेंट ही हैं, यानी एज इट इज हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। यदि कांस्टेंट प्रेशर का केस लिया जाए तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, डेल्टा पी 0, यानी पी डी वी इक्वल टू आर डेल्टा टी, और पी डी वी बाय डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर हो गया। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन मान लो 3 है, यदि वो 2 मानते हैं, उसको नीचे वाला 3 मानते हैं, तीनों को यदि किया जाए तो जब Cp यानी ये वाला जो वैल्यू है, ये Cp का वैल्यू माइनस Cv जो यहाँ पे आया है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में, ये Cv का वैल्यू, Cp माइनस Cv जब करते हैं तो देखते हैं इक्वल टू Cp, Cv इक्वल टू R आ रहा है। Cp था डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस P डेल्टा V बाई T माइनस Cp था डेल्टा U डेल्टा T। ये कैंसिल हो जा रहा, और ये कहीं वैल्यू ऊपर में देखो इक्वल टू आर है, यानी ये इक्वल टू आर हो गया, यानी Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन। स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में सेंटेंस है, एवरी इक्विलिब्रियम state of thermodynamic system is completely
डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कॉल्ड यानी कोई भी थर्म इक्विलिब्रियम में रहेगा स्टेट, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, वो डिस्क्राइब यानी कोई भी एक जब पढ़ेंगे कोई भी एक स्टेट है, कोई भी सब्सटेंस का वो जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो उसको कम्प्लीटली इस सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट किया जा सकता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू से, उसी को कहते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर कोई भी गैस है या कुछ भी है, तो कैसे डिनोट करते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, यानी पी वी आर टी यानी इन दी प्रेशर वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट है टी, ये तीनों हमको पता रहेगा तो हम उसके बारे में बता सकते हैं किस स्टेट में क्या है, इसका क्या सब प्रॉपर्टी हम जान सकते हैं। ये इस पॉइंट यदि जाता है इस लोकेशन का, ये पी वी और टी मालूम रहेगा तो इसका पूरा प्रॉपर्टी हम जान सकते हैं। और ये जो लोकेशन है 1 और 2 यानी कोई भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए होता है उसी को स्टेट वेरिएबल, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये सब होता है स्टेट वेरिएबल। और जो रिलेशन स्टेट वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करता है उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्टेट वेरिएबल जितने हैं ये सबके बीच में जो रिलेशन कहता है वो कहता है स्टेट। जितना स्टेट वेरिएबल है, जितना भी इस सभी के बीच में जो रिलेशन देता है इक्वेशन, उसी कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि पी वी एन आर टी, ये इसे मास को डिनोट करता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सबको एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। यानी ये प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये सब वैल्यू भी चेंज हो रहा है और ये सब मिलके उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बता रहा है। यदि हम मास को या मोल को फिक्स करते हैं तो ये पी वी टी में आ जाएगा। यानी दो प्रॉपर्टी हम यदि जान जाते हैं इसमें तो तीसरी प्रॉपर्टी को हम निकाल सकते हैं। यानी ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जान के हम इसका स्टेट पता कर सकते हैं। ग्राफ में एक पॉइंट है, ये एक स्टेट हुआ, ये पॉइंट दूसरा स्टेट हुआ और इस स्टेट से इस स्टेट को जो जाने का प्रोसेस होगा उसको पाथ कहेंगे। इसी को जानने के लिए इस स्टेट में क्या प्रॉपर्टी है और इस स्टेट में क्या प्रॉपर्टी होगा, इसी के लिए हम लोग को थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल चाहिए होता ताकि इसके प्रॉपर्टी को बता सके। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव। इसको समझने के लिए सिंपली यदि कोई भी किस थर्मोडायनामिक स्टेट को हम कहेंगे एक्सटेंसिव और इसको इंटेंसिव कहेंगे, उसको जानने के लिए सिंपली याद रखने के लिए मानो कोई एक रूम है, इसमें गैस है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस रूम को एक वॉल लगा देते हैं तो इस प्रॉपर्टी जो यहाँ पर होगा जो चेंज हो जाएगा उसको कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और जो सेम रह जाएगा दोनों साइड उसको कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइक एक टेम्परेचर है और इस बीच में वॉल दे दिए इसमें, तो टेम्परेचर तो दोनों साइड का सेम ही रह जाएगा क्योंकि टेम्परेचर पूरा
रूम का सेम ही था, इधर भी टी रहेगा, इधर भी टी रहेगा, यानी टी इंटेंसिव है। सिमिलरली यदि मास है, इन वॉल्यूम या मास बोलो, वॉल्यूम, यदि इसको यहाँ से वॉल जब दे देंगे पर रूम में, तो इधर का वॉल्यूम अलग हो जाएगा, तो वॉल्यूम अलग हो जाएगा, इधर मानो V1 हो जाएगा, इधर V2 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया। सिमिलरली यदि प्रेशर मानते हैं, जो अभी रूम में जो इस साइड का प्रेशर होगा वो भी इसी साइड का प्रेशर होगा, यानी प्रेशर इंटेंसिव हो गया। और डेंसिटी, यदि मानिए यहाँ पर वाटर, समझने के लिए वैसे वाटर यदि था और वो इसको प्लेट पे डालने से अंदर पड़ा, अभी भी वाटर ही है, अभी भी उसका डेंसिटी वही 1000 है, यानी डेंसिटी भी इंटेंसिव हो गया। जितना भी स्पेसिफिक करेगा, यानी पर यूनिट मास वाला, यानी पर यूनिट मास जब वैल्यू रहेगा, जो भी इधर पर यूनिट मास के लिए, जैसे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक इन पर यूनिट मास के लिए है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो दोनों में स्पेसिफिक सेम ही रहेगा, पर यूनिट मास के लिए है, वही बस हीट कैपेसिटी रहेगा, तो मास पर डिपेंड कर रहा है, यानी हीट कैपेसिटी इधर आ जाएगा, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इधर आएगा। यानी एक तरह से पूछ सकते हैं, जो इंटेंसिव, यानी इसमें आई आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट, याद रखने के लिए, जो मास पे मास से इंडिपेंडेंट हो उसको इंटेंसिव कहेंगे, और जो मास पर डिपेंड कर रहा हो उसका उल्टा उसको एक्सटेंसिव कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया था, क्या एक्सटेंसिव क्या इंटेंसिव है, एग्जाम्पल भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया था, तो याद रखना है। जैसे फर्स्ट लॉ में डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस पी डी वी होता है, ये प्रेशर इंटेंसिव है, वॉल्यूम भी इंटेंसिव है, बट ओवरऑल वर्क जो है वो एक्सटेंसिव हो जाता है। ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कितना मास है ओवरऑल हीट उस पर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी एज ए होल सब्सटेंस कितना सब्सटेंस रेट है उस पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली वर्क भी एक्सटेंसिव हो जाता है, बट इंडिविजुअली प्रेशर वॉल्यूम ले तो वो इंटेंसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ रहा है हम लोग को। इस साइड इंटरनल एनर्जी भी हो जाए, हीट भी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये सब इंटेंसिव वीपीआई। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।